नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पंखाजोर पोस्ट ऑफिस हमेशा से ही भ्रष्टाचार के नाम से सुर्खियों पर बना है। आपको बता दें कि आए दिन पोस्ट ऑफिस के उपभोक्ता ऑफिस के कर्मचारी के दुर्व्यवहार से परेशान रहते हैं। रोजाना ग्रामीणों को घुमाया जाता है। अब ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस के कार्यप्रणाली से नाराज होकर पोस्ट ऑफिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी उपभोक्ता अपनी अलग अलग समस्या लेकर पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, मृत्युंजय मंडल के खाते से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने विगत 5 महीने में 2 लाख रुपए पार कर दिए। क्या नाम है आपका? प्रकाश वाला कहाँ के रहने वाले? गोंडाउर के। अच्छा, आप ये पोस्ट ऑफिस में आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? मेरे खाते से मेरा लोन निकालना था, केवाईसी करवाना था, तो 9:30 बजे से यहाँ पे लाइन लगाया हूँ, फिर वापस कर दिया। मेरे को नहीं होगा करके केवाईसी आज। क्यों? पता नहीं, बोले नहीं होगा करके। पहले खाता खोलो, क्या एसबी खाता खोलो, क्या खाता खोलो, तो एसबी खाता खोलने के लिए 1.5 महीना हो गया खोलने दिया हूँ, अभी तक नहीं मिला खाता। 1.5 महीने से घुमा रहे? हाँ। क्या मांग करते हैं? मांग करता हूँ कि अच्छे से काम हो, यहाँ पे ठीक ढंग से काम हो, सभी कस्टमर का अच्छे से काम हो। तो यहाँ ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है क्या? ग्राहक के साथ ठीक से बात ही नहीं करते इन लोग, तो क्या बात करेंगे। तो कभी उच्च अधिकारी को आपने जानकारी दिया? उच्च अधिकारी को नहीं, आज नहीं दिया हूँ। पहले बोला हूँ, एक बार उनको फोन लगाए थे उनको। क्या बोलते हैं एसपी साहब? क्या बोलते हैं? एसपी साहब से तो बात नहीं हुआ, ऐसा नॉर्मल लोगों से बात हुआ है कि यहाँ बात करेंगे करके। तो हमेशा से यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जाता है? मैं तो खाते के स्टेटमेंट के लिए 5 महीने से घूम रहा हूँ। 5 महीने से? 5 महीने से खाते का स्टेटमेंट के लिए, और अभी तक मेरे को खाता का स्टेटमेंट नहीं मिला मेरे को। नाम है आपका? मृत्युंजय मंडल। कहाँ के रहने वाले? मैं PB 12 सुभाष नगर में। अच्छा, आपका क्या समस्या आ रहा है? समस्या एक्चुअली सर, मेरे सेविंग खाता से आज से 6 महीना पहले 2 लाख रुपये इन लोग निकाल लिए हैं। मेरा जमा पैसा था, मेरा पैसा निकाल लिए हैं, लेकिन जब मैं विड्रॉल करने आया तभी मेरे को पता चला कि मेरे खाते से 2 लाख रुपये गायब है। तभी मैं बड़े अधिकारी से बताया, बड़ी अधिकारी को बताने के बाद उन्होंने सारे दस्तावेज मेरे से लिए हैं, जो उनका चाहिए था मेरा, और लेने के बाद उनको बोले कि ठीक है, आपको 15 दिन 1 महीना तक हो जाएगा, आपका पैसा का अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरे को सर, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट ऑफिस में, तभी मेरे को एक ही चीज़ बोला जाता है कि कब आएगा पैसा, वो हमारे अधिकार में नहीं है। देवांगन सर सीधी से यही बोलते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं है कि कब पैसा आएगा। तो मैं सर, इतना मेरे को रिक्वेस्ट है कि मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत प्रॉब्लम में हूं। मेरा पारिवारिक स्थिति भी उतना ठीक नहीं है। अभी मेरा जमा पूंजी वो मैं निकल नहीं पा रहा हूं। अभी इसके लिए आप लोग जो भी करना है देख लीजिए एक बार। क्या मांग करते हैं? मैं यही करता हूँ सर, मेरे खाते में जल्द से जल्द मेरे खाते में 2 लाख रुपए आ जाए। और दिवांगा सर, ये भी दोषी किसको मानते हैं? दोषी पोस्ट ऑफिस वालों को ही दोषी मानेंगे ना सर। पैसा तो मैं पोस्ट ऑफिस में रखा हूँ ना। भव्य भंडारे के साथ वृद्ध माताओं का पूजन किया गया। राम जानकी मंदिर कटिया परसाबाद 9 दिवसीय यज्ञ संपन्न होने के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त डीडीसी नारायण मोदी ग्राम परसाबाद निवासी, जो गोंडा जिले से कार्यरत है, रिटायर्ड हुए हैं, डीडीसी और यज्ञ समिति के द्वारा वृद्ध महिलाओं का पैर पूजन कर सीडी का पूरा सेट और सोल देकर मिठाइयां दिखाकर उपस्थित डीडीसी की वधू दीपा कुमारी के द्वारा वृद्ध माताओं का माल्यार्पण कर और माताओं के पैर धोकर विधिवत माताओं का पूजन कर सम्मानित किया गया। 9 दिवसीय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ संपन्न के दौरान आपके द्वारा 9 माताओं की पूजा की गई। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अधिकतर माताएं लाचार होती है, तो मेरे मन में आया कि वृद्ध माताओं का हम पूजन करें और उनके वृद्ध लोगों को आत्मसम्मान मिले, और हमारी यही कामना है। आपके द्वारा वृद्ध महिलाओं को क्या क्या आपने दान किया और उनसे आशीर्वाद लिया आपने सर? वस्त्र दान किया और कुछ राशि दान किया और उनका शुभकामना लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें यज्ञ समिति के आप अध्यक्ष, जैसा आप कुछ इस संबंध में बताएं कि यज्ञ में अपने आपका क्या क्या सहयोग रहा, आपने कितने मेहनत से अपने यज्ञ को सफल कराने में कार्य किया? हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो मातृ पूजन किया जा रहा है, इसका खास उद्देश्य है कि मैसेज ऐसे समाज में जाए कि हम लोग ऐसा ना करें कि जब ऐसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका मान सम्मान ऐसे घटा दीजिए, उसको पूछिए नहीं।
ये प्रताड़ित नहीं हो माताएं, इससे ये मैसेज समाज को जानने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी समाचार से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में शादी की तैयारियों के बीच हुई दुखद घटना। पैरावट की आग में जूझा नन्हा बालक, चिंदा जलाने के मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने के मौके पर पहुंची पुलिस सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आनंदपुर में हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 3 वर्षीय बालक पैरावट की आग में जिंदा जल गया। सूचना पश्चात मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी व बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आपका राम सिंह। कैसे हुआ था ये पूरा घटनाक्रम? ये घटना हुआ सर लगभग 3 बजे करीब था। शायद आग लगा हुआ था उस समय। हम लोग 4 बजे करीब वहाँ पहुँचे तो देखा मैं कि पूरा आग लग चुका था। कैसे जानकारी हुई कि बच्चा अंदर है? बच्चा अंदर ऐसी जानकारी हो कि ये उसको माँ सुनी ना, हल्का सा चिल्लाई होगा लड़का है लड़का अंदर में, उसका माँ सुना क्योंकि इसीलिए फिर बच्चे घर में कोई नहीं था क्या उसमें? घर में नहीं थे ना, उसकी माँ अकेली थी। है तो बच्चे पे माँ का नज़र नहीं था? नहीं, वो पुताई कर रही थी, उनके यहाँ शादी वादी है तो उसी के चक्कर में पुताई कर रही थी वो। तो बच्चा आग लगाने वाला पदार्थ का कैसे उसके हाथ में आया? मतलब माचिस बच्चे के हाथ में था ना? हाँ, पता नहीं है, वो लड़का खेलते खेलते माचिस को घर में पा गया कि कैसे किया इस टाइप की। फिर आग को कैसे बुझाया गया? आगों को गांव वाले के मतलब कि वहाँ इकट्ठा हुए हल्ला, जैसे इसकी माँ जैसे हल्ला किए ना, तो इसके बाद पूरा गांव वाले यहाँ पे पहुँचे जो आस पड़ोस के थे। तो उसी के तहत से फिर मेहनत किए, आपको बताए फिर तो तब तक लड़का जल चुका था वहाँ अंदर में, तब तक बच्चे की जान चली गई। तो इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ भाई, है ना, कि अगर कहीं भी पैरावर जैसे घर में है तो अगर कोई रखा भी है बाकी चलो, मैं इन सबसे अपील करता हूँ कि इस टाइप का मतलब लापरवाही ना करें, ताकि ये गर्मी के दिन में कभी भी इस टाइप का हादसा हो सकता है। जिला एमबीसी के अंतर्गत आने वाले खड़गवा के जनपद पंचायत मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर के कबड्डी के पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिला मंदेरगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत कार्यालय खंडगवा के सामने मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज जनपद पंचायत खड़गवा के प्रांगण में राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का खेल प्रारंभ हो रहा है। ये लगातार 3 दिवसीय तक चलेगा और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्राथमिकता दिया जा रहा है। इसमें पुरुष वर्ग को भी खिलाया जाएगा, विशेष करके महिलाओं के लिए, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र के वंचित रह जाते हैं, इसलिए विशेषकर उनके लिए खेल। जगदलपुर में 14 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत की नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर मंगलवार 14 फरवरी को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। क्रांतिकारियों और जवानों की कुर्बानी से आज देश में तिरंगा लहरा रहा है। भारत देश को खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि देश के अंदर रहे जयचंदों से है। देश को 7,32,000 से अधिक क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया था। भारत हमारे दिलो दिमाग में बसता है। हम लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। यहाँ विचार अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के परिजन अमित आज़ाद ने पुलवामा और चंबल के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यक्त किए। जी, क्या नाम है आपका? रानी तोमर, तस्मा के रहने वाली। शहीद आज बच्चे ने शहीद वो बना रखा है प्रोग्राम, उसी में हम आए हैं। हमारा इसी परिवार में रहता है तस्मा। तो आपके परिवार में कौन शहीद हुआ था? हमारे पति। कब शहीद हुए थे? सन 88 में। कैसे? मणिपुर टेजरी को जा रहे थे, टेजरी।
उग्रवादी ने गाड़ी घेर, 10 गाड़ी थी, 10 भी खत्म हो गए। तो 88 से अभी तक ये ऐसे आयोजन और भी हुए हैं क्या? नहीं, अभी नहीं, हम तो पहली बार आए। पहली बार? हाँ, पहली बार। आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची। शादी हो गई? शादी हो गई। अगर आपके बच्चा होता तो क्या आप फौज में भेजती उसको? हाँ, भेजते बच्चे। यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए? सारे 10वां में बहुत सही थे, बहुत सही थे। बोलते हम जानते नहीं, बहुत हमारे संग में बहुत 2-4 आए। स्वास्थ्य मंत्री श्री टीसी सिंहदेव ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन कुम्हारपारा में स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल में भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का पुष्प अर्पित कर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने चिकित्सालय की बैठक व्यवस्था और उनके द्वारा कार्यों की जानकारी ली। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के संघाधिपति भाजपा केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर पहुंचे। पंखाजपुर दौरे पे शांतनु ठाकुर हरिचांद ठाकुर के 6वां वंशज शांतनु ठाकुर कलकत्ता के केंद्रीय राज्य मंत्री और मथुआ समाज के उत्थान में कार्य करते हैं। पंखाजुर पहुंचकर समाज के लोगों ने मिले समाज के लोगों से गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। पंखाजुर में आपका प्रथम आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य सर? यहाँ हमारे बहुत सारे बंगाली समाज के, मथुआ समाज के लोग रहते हैं। सुने तो बहुत थे, लेकिन आना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये धार्मिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो आने के बाद हमारे यहाँ माननीय हमारे सांसद जी भी रहे, तो थोड़ा बहुत यहाँ का हालचाल भी हम जान के गए हैं, क्या क्या हालचाल है। थोड़ा बहुत ज़्यादा खास बात विषय नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना कैसे है, ऐसा ही। सर, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2023 की क्या तैयारी है? कहाँ का? यहाँ का? जी, यहाँ का राजनीतिक समीकरण तो हमको ज्यादा नहीं पता, ज्यादा पता होगा तो सांसद जी को ही। लेकिन जो सुने यहाँ है कि जो वादा करके कांग्रेस आए थे विधानसभा में, वो सब वादा तो पूरा नहीं हुआ है और हमारे भाजपा का गढ़ है ये, तो भाजपा ही आएगा ऐसा तो माना जाता है कि अगर भाजपा का गढ़ है, कोई किसी झूठा वादा करके आए हैं कांग्रेस ने, तो वादा पूरा नहीं हुआ है, तो भाजपा का सरकार फिर हमारा यहाँ आएगा, यही हम उम्मीद रखते हैं। और क्या है, एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला में शिक्षक शराब पीकर स्कूल आते हैं। नशा इतना रहता है कि गिरने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। छात्र व ग्रामीणों ने शिक्षक को हटाने की मांग कलेक्टर से की। आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसे स्कूल को दिखाने जा रहे हैं जब बच्चे विद्यालय तो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, मगर उनको पढ़ने वाले शिक्षक ही जब नशे में चूर रहते हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यह शिक्षक है, उसको बहुत समझाते समझाते परेशान हूँ। वो डेली शराब पी करके आता है, शाला प्रवेश करता है, बच्चों को भविष्य बिगाड़ता है, एन वेन बोलता है। आप क्या चाहते हैं? उसको कहीं बाहर ट्रांसफर करना। अच्छा, 2 दिन पहले हुए इशिका हत्याकांड का खुलासा एसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता लेकर किया है खुलासा। पीएम ने होमीसा इडली मामला 397 लूट और हत्या का मामला दर्ज किया है। 4 टीम का गठन किया गया है। पीएम से पहले ही अपराध होना प्रतीत हो रहा है। रायगढ़ बिलासपुर एयर बालोदा बाजार की ओर गई थी। जो लड़का घर में रहता था उसके ऊपर पहले से ही शक था। घटना के दिन सुबह खसरिया और रायगढ़ गया, हुलिया बदला, कपड़ा भी चेंज किया था। प्रश्न पूछिए जी। इशिका हत्याकांड के मामले में किस तरह से खुलासा हुआ है और पूरे मामले में क्या सामने टूट के आ रहा है? परसों दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी 1 बजे के आसपास की एक युवती का शव लेक कैनाल सिटी कॉलोनी में रखा हुआ है और वहाँ पे शव संदिग्ध अवस्था में तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची थी और प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि मामला संदिग्ध है और तत्काल एफएसएल की टीम को भी संपर्क किया गया था, उनको भी तलब किया गया था, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग एक्सपर्ट सबको बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। प्रथम दृष्टया जांच से ये क्लियर हो रहा था कि घटना जिस समय हुई है उस समय 1 से अधिक व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे और जो चश्मदीद साक्षी थे उनके बयान के आधार पर ज्ञात हुआ कि रोहन पांडू नामक व्यक्ति था जो वहाँ पे मौजूद था, बट अभी वो मौजूद नहीं है।
तो सबसे पहले पुलिस का ध्यान उसी पे गया था और पुलिस ने उसको फॉलो करना शुरू किया। उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के नेतृत्व में टीम थी, उसमें एसडीओपी परमा थे, थाना प्रभारी जांजगीर लखेश थे, थाना प्रभारी चांपा थे और उसके अलावा अन्य टीमें भी लगी हुई थी। थाना प्रभारी बलौदा, थाना प्रभारी सारागांव, एसओ नैला, ये सभी उस टीम में शामिल थे। साइबर सेल की पूरी टीम शामिल थी। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसके बारे में सूचना एकत्र की और अंततः ज्ञात हुआ कि ये षड्यंत्रपूर्वक पूरी घटना की गई है, जिसमें रोहन के अलावा राजेंद्र सूर्या नामक व्यक्ति भी शामिल था और उन्होंने मिल के युवती का गला दबाया था और उसके शरीर में जो आभूषण थे प्लस जो टेबल पर जो आभूषण रखे थे और प्लस मोबाइल फ़ोन, इन सभी को लेके वो फरार हो गया था। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की नीयत से अपना हुलिया भी बदला। वो अपने बाल को छोटे बाल करवा लिया, साथ में कपड़े चेंज कर लिए और लगातार वो अपने दोस्तों के माध्यम से घटना की भी जानकारी ले रहा था कि घटना में पुलिस क्या कर रही है, क्या रिएक्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखता रहा। और उसके बाद उसने वहाँ से रायगढ़ पर सबसे पहले रायगढ़ गया। रायगढ़ से ये पुनः वापस होते हुए हुलिया चेंज करके बिर्रा और गिदौरी होते हुए ये तिल्दा पहुंचा था। तिल्दा से कवर्धा गया था। इस पूरे दौरान वो जो मृतिका के मोटरसाइकिल स्कूटी को अपने पास ही रखा था और जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसके पास से वो सारे मोबाइल और ज्वेलरी बरामद हुए और साथ ही इस पूरे घटना में इनका जो सहयोगी था राजेंद्र, वो भी गिरफ्तार हुआ है। और अभी तक जो पूछताछ में जो जांच में क्लियर आया है, इन लोगों ने 4 दिन पहले ही ये तय कर लिया था कि लड़की को मारना है और इसी हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के विषय में जो ज्ञात हुआ है, जानकारी जो प्राप्त हुई है कि जो मृतिका थी, ये लड़का उससे आरोपी उससे शादी करना चाहता था। मृतिका, उसको शक था कि मृतिका का संबंध और परिचय कुछ और भी लड़कों से है और उसको लेकर वो हमेशा आपत्ति करता था और इसी बात को लेकर इनमें विवाद भी हुआ था और इसी आवेश में उसने घटनाक्रम को किया है। सर, ये पूरा साइबर का भी पूरी मदद ली गई है, तो इसमें लगातार क्या उसके फ़ोन चालू थे और इसकी क्या मदद? नहीं है, फ़ोन बिल्कुल नहीं चालू थे और साइबर की मदद बहुत कम ली गई। ये पूरी तरह से ह्यूमन एंड पे बेस्ड ऑपरेशन था और प्लस पुलिस की तत्परता थी कि जहाँ पे जाने की संभावना थी पुलिस टीम पहले ही पहुँच जाती थी, तो इसकी वजह से काम आसान हुआ। एक एंटीसिपेशन भी था और साथ में इंटेलिजेंस कलेक्शन भी था और प्लस जो आरोपी है और मृतिका है, इनके संबंध और इनके जो जानने पहचानने वाले हैं, इन पे पुलिस ने बहुत काम किया और उसकी वजह से ये आपको एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ये सफलता मिल पाई। सर, ये जब घर में भाई भी था, भाई को पता नहीं चल पाया कि इस तरह की घटना हुई है। इसमें जो आरोपी ने कुछ नशीला टैबलेट, जो खाना इसने होटल से परचेस किया था, उसमें मिला दिया था और खाना खाने के पहले इन्होंने शराब का सेवन किया था, उसके बाद खाना खाया और उसके बाद फिर वो बेहोशी की अवस्था में उसको रूम में बंद कर दिया गया और उसके बाद ये सारी घटना कारित की गई। हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दिया? अभी तक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है उसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने पहले शराब का सेवन किया था, उसके उपरांत खाना खाया था। खाना में ऑलरेडी इन्होंने नशीली टैबलेट मिला दी थी और उसके उपरांत जब वो सो गए थे तो इसने गला दबाकर घटना को कारित किया और इस कार्य के दौरान उसका साथी राजेंद्र उसके साथ था। अभी धारा 302 और 397 का अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह से साक्ष्य हैं और भी धाराएं जुड़ेंगी। अब तक की खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार। बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। डीडी समाचार, नजर कैमरे।